हेलो क्लास 9th, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे और आप सभी अपने अपने परीक्षा की तैयारी काफी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आप लोगों की परीक्षा की तैयारी को और अच्छे तरीके से करने के लिए फिर से मैं लेकर के आ गया हूं एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, है ना। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए। और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अभी हम लोग सोल्व करेंगे बारी बारी से, आप लोग भी हम मेरे पीछे पीछे सोल्व कीजिएगा, ठीक है। और ये जरूरी क्यों होता है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि जैक बोर्ड क्या करता है, पहले वाले क्वेश्चन को ही उठा करके देता है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं बारी बारी से, आप लोग भी पीछे से सोल्व करते हुए चलिए। चलिए देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है, और आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे आखिरी में बताइएगा कि आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ, है ना। 40 क्वेश्चन रहते हैं, तो 40 में से कितना सही हुआ आप लोग बताइएगा। जब लुईस 16वां फ्रांस की गद्दी पर आसीन हुआ, है ना, उस समय उसकी उम्र क्या थी। क्या थी उसकी उम्र? 20 वर्ष थी, 25 वर्ष थी, 30 वर्ष थी या फिर 35 वर्ष थी। तो हम सभी को पता है कि जब लुईस 16वां ना बहुत ही ज्यादा यंग था ना, तो वो उस समय 20 साल का था, ठीक है। 20 साल की उम्र में वो राजा बन गया था, ठीक है। और इसीलिए ठीक से संभाल नहीं पाता, अयोग्य राजा था। और फिर उसके बाद क्या होता है आप सभी को पता है ना, फ्रांस की क्रांति होती है, ठीक है। ये राजा कब बनता है? ये 1774 में राजा बनता है, ठीक है। तो इसको 1774 में ये राजा बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बताइए, लुई 16वां के शासन काल में किस देश ने, है ना, किस देश ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता की। तो अमेरिका को आजाद कराने में किस देश ने मदद किया लुई 16वां के शासन काल में? अब लुई 16वां के शासन काल में लुई 16वां किस पे शासन कर रहा था? क्या रूस पे, चीन पे, जर्मनी पे या फ्रांस पे? फ्रांस पे कर रहा था। तो लुई 16वां के शासन काल में किस देश ने? तो लुई 16वां के शासन काल में फ्रांस देश ने, यानी फ्रांस में शासन कर रहा था ना, इसलिए फ्रांस बिल्कुल सही उत्तर होगा सी, ठीक है। तो फ्रांस ने क्या किया था? अमेरिका की मदद किया था। किसके खिलाफ? ब्रिटेन। ब्रिटेन जैसे और भी बहुत सारे देश थे जो अमेरिका को गुलाम बनाए हुए थे, ठीक है। तो इसको आजाद करवाने में फ्रांस ने क्या किया था? मदद किया था, है ना। ये लोग सब यूरोप के ही देश थे, इन लोग आपस में ही लड़ते रहते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रांस में अधिकांश लोगों के, है ना, फ्रांस में अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य क्या था जिसकी कीमत में तेजी से वृद्धि हुई, ठीक है। तो फ्रांस में जो अधिकांश लोग वो क्या खाते थे, उस खाद्य मतलब क्या खाते थे? वो दूध, है ना, पावरोटी, चावल या फिर अंडा। तो इसके उत्तर क्या होगा? बी, पावरोटी, है ना, ब्रेड खाते थे वो लोग। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते। बताइए, तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि अपने आप को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का क्या मानते थे? तो क्या मानते थे वो? राजा मानते थे, वकील मानते थे, किसान मानते थे या फिर प्रवक्ता मानते थे? तो क्या मानते थे? तो ये अपने आप को प्रवक्ता मानते थे, ठीक है ना, यानी कि स्पोक पर्सन मानते थे। कहने का मतलब ये कि जो तीसरा स्टेट यानी कि सबसे निचला हिस्सा, जिसमें छोटे मोटे बिजनेसमैन, है ना, मजदूर वगैरह और मध्य वर्ग के जो पढ़े लिखे मध्य वर्ग सब आते थे इसके अंदर, ठीक है। तो ये लोग अपने आप को प्रवक्ता घोषित किए हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, है ना। जो नीचे जो इंग्लिश में जो टिक किया हुआ ना, उस पर आप लोग को नहीं जाना है, बहुत सारा ना जिससे ये पेपर लिया गया है उसने बहुत सारा गलत सलत टिक किया, ठीक है। चलिए, रूसी साम्राज्य की लगभग कितनी प्रतिशत जनता आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी? कितनी प्रतिशत? 55, 65, 85 या फिर 95? तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, 85% निर्भर थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन जर्मनी को, है ना, कौन जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को कृत निश्चय था, यानी कि पूरा दृढ़ निश्चय था कि हमको जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना है? कौन हो सकता है? क्या वो हिटलर था, है ना, कार्ल मार्क्स था, लेनिन था या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन था भाई? हिटलर ही तो था। हिटलर ही का ये सपना था कि क्या जर्मनी को क्या बनाना, दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना। ये बहुत सारे देशों पर कब्जा भी कर लेता है ना, अपने सपने को पूरा करने के लिए चला भी जाता है ना, लेकिन फिर बाद में क्या होता है? फिर इसकी हार हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बताइए, 1929 से 1932 तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई मंदी के कारण अमेरिकी देश पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, अमेरिका में मंदी आया था, हम सभी को पता है ना। 1929 से 1932 तक का जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में जो मंदी था उसका क्या असर पड़ा? क्या राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई, है ना, या फिर फैक्ट्रियां बंद हो गई? अच्छा, पूरा ऑप्शन नहीं दिख रहा ना, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। चलिए देखिए, थोड़ा फर्क फर्क लिख देता है ना क्वेश्चन पेपर में, कि आप लोग को पूरा क्वेश्चन और ऑप्शन एक साथ नजर नहीं आता ना, पता है। तो जो मंदी आई थी अमेरिका में, उससे क्या असर पड़ा? राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई थी, फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, निर्यात गिरता जा रहा था, या इनमें से सभी? देखिए, मंदी का मतलब क्या होता है? मतलब
मार्केट में डिमांड घट जाएगा, मांग घट जाएगा ना, तो उसको मंदी बोलते हैं, यानी कि लोगों के पास पैसा नहीं कुछ खरीदने के लिए। तो ऐसे में क्या होगा, तो राष्ट्रीय आय घट जाएगा, तो घट करके आधी रह गई। फैक्ट्रियां वगैरह जब कुछ खरीद ही नहीं रहा तो फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी, जब है ना, जब पैसा ही नहीं तो फिर निर्यात वगैरह सब भी क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिएगा, जब भी इनमें से सभी ऑप्शन में आएगा ना, तो ज्यादातर समय 90% चांसेस में क्या होता है ना, कि इनमें से सभी ही सही उत्तर होता है। ठीक है, ऑप्शन डी में जो इनमें से सभी अगर आपको दिखे तो 90% चांसेस होगा कि वही सही होगा, लेकिन हर बार नहीं होता है। इसलिए हमें हर बार क्या करना, क्वेश्चन और ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही फैसला लेना है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर समय ऑप्शन डी ही सही होता है, मतलब इनमें से सभी सही होता है। ठीक है, अगर ये वाला ऑप्शन में रहा तो। ठीक है, देखिए इसने गलत, जिसका भी पेपर है ये गलत टिक किया है ना, इसको पता नहीं था और नहीं सही टिक करता। ठीक है, चलिए अब फ्रांस के राष्ट्रगान मार्सिले ने रचयिता निम्न में से कौन है। ठीक है, जो फ्रांस का राष्ट्रगान है जिसका नाम क्या है, मार्सिले है, तो उसका रचयिता यानी उसको लिखने वाला कौन है, फ्रांसीसी स्कॉट है ना, या फिर रोजेट दी लाइल है, या फिर जॉन बुल है, या फिर जोस पल्मा है। तो उसका सही उत्तर क्या होगा, रोजेट दी लाइल है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बताइए निम्न में से किसके विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया था। ठीक है, तो किसके विचारों को मानने वाले, कार्ल मार्क्स के, फ्रेडरिक एंगल्स के, या फिर रॉबर्ट आवेन के, या फिर लेनिन के। तो कार्ल मार्क्स है ना, कार्ल मार्क्स है ना, समाजवादी जहां पर भी आएगा है ना, कार्ल मार्क्स का उसका मतलब कार्ल मार्क्स का नाम आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। चलिए 1905 में औपनिवेशिक सरकार के किस प्रस्ताव से बस्तर यानी कि छत्तीसगढ़ के लोग बहुत परेशान हो गए, है ना। किस 1905 में जो औपनिवेशिक सरकार थी, यानी कि जिसने भारत पर कब्जा, ब्रिटेन की सरकार थी, भारत पर कब्जा किया हुआ था, तो वो जो ब्रिटिश सरकार जो है उसके किस प्रस्ताव से, है ना, किस प्रस्ताव से। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे क्या है, जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित करने का प्रस्ताव था, या फिर घुमंतू खेती को रोकने, या फिर शिकार व वन्य उत्पादों के संग्रह पर पाबंदी लगाने, या फिर इनमें से सभी। ठीक है, अभी अभी क्या बताया गया था, जब भी इनमें से सभी आएगा तो ज्यादातर में क्या होता है, वही होता है ना। तो इनमें से सभी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, तो और ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इनमें से सभी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। सरकार ने क्या किया था उस समय कि जंगल का जो 2/3 हिस्सा है उसको आरक्षित कर दिया था, यानी कि जो आदिवासी थे उसको जंगल में जाने पर रोक लगा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद घुमंतू जो खेती हुआ करता था उसको भी रोक दिया गया था, शिकार और वन्य उत्पादों के संग्रह पर भी पाबंदी, यानी कि जंगलों पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दिया गया था, तो आदिवासियों को उसकी जीविका छीन गई। तो इसलिए ये उपरोक्त सभी यानी इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। मध्य उच्च भूमि के नाम से, है ना, मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाने वाला नर्मदा नदी के, है ना, यहाँ से ज्योग्राफी का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का भाग किस पठार की ज्यादातर भागों पर फैला है, मालवा का पठार पर, दक्कन का पठार पर, शिलांग का पठार पर, या फिर छोटा नागपुर के पठार पर। तो उसका सही उत्तर क्या होगा, मालवा का पठार, ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बताइए सन 1869 में किस नहर के खुलने से भारत व यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई, कौन सा नहर था, बोलगा डोन नहर, या फिर वेलेंड नहर, स्वेज नहर, या फिर पनामा नहर। तो सही उत्तर इसका है स्वेज नहर। स्वेज नहर खुला तो जो भारत है और यूरोप है उसकी दूरी कम हो गई, है ना, वरना पहले घूम के जाना पड़ता था, अब तो घूम के जाने की जरूरत नहीं पड़ता इस नहर को खुलने से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बताइए नर्मदा नदी नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित दक्षिण का पठार किस प्रकार का भूभाग है, यानी कि जो दक्षिण का पठार जो है किस प्रकार का भूभाग है, त्रिभुजाकार है, आयताकार है, वृत्ताकार है, या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, त्रिभुजाकार, है ना, यानी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली बात है, जब भी आएगा ना इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में, तो 90% चांसेस पे होगा कि ये तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना, 90% चांसेस होगा कि ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो इसको तो टिक नहीं करना, इसके बाद ऊपर वाला 3 ही ऑप्शन होगा। ठीक है, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ठीक है, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, गोरो खासी व
जानती है कि ये तीनों पहाड़ियों के नाम हैं, ठीक है। ये 3 पहाड़ी का नाम है गोरो, खासी और जयंतिया, ठीक है। ये जो भारत के किस राज्य में स्थित है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा में, मणिपुर में, मिजोरम में या फिर मेघालय में? ये किस राज्य में स्थित है? तो ये है ना, ये मेघालय के राज्य में स्थित है, ठीक है। इन्हीं की वजह से यहाँ पे बारिश बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है। तो मेघालय में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हिमालय हिमालय की नदियां अपने, है ना, हिमालय की नदियां अपने मार्ग के किस भाग में तीव्र अपरदन क्रिया करती है, ठीक है। जो हिमालय की नदियां यानी कि पहाड़ी नदियां मतलब ऊपर से आती है, तो किस भाग में तीव्र अपरदन करती है, ठीक है। निचली भाग में, ऊपरी भाग में, मध्य भाग में या फिर मैदानी भाग में? तो ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट होगा, ऊपरी भाग में, है ना। ऊपर से जो मिट्टी वगैरह होता है उसको लेकर के वो नीचे आ जाती है, तो अच्छा खासा मृदा अपरदन यहाँ पे होता है, तो ऊपरी भाग बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 16 की तरफ। बताइए, तापमान वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण ये प्रमुख रूप से किसके तत्व माने जाते हैं? किसके तत्व माने जाते हैं? भूकंप और ज्वालामुखी के, पहाड़ी और मैदानी भागों के, मौसम और जलवायु के, मौसम और जलवायु के, या फिर इनमें से सभी? ठीक है। अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि इनमें से सभी, तो बोलेगा सर इनमें से सभी होगा, तो नहीं, ये क्या होगा? मौसम और जलवायु के तत्व माने जाते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। हर बार इनमें से सभी सही नहीं होता है, 90% में होता है, लेकिन इसलिए बोला गया था कि आप लोग को ऑप्शन पढ़ लेना है, उसके बाद ही फैसला लेना है। चाहे उत्तर पता ना हो तब उनमें से सभी टिक करना सही रहेगा, ठीक है। तो ये जो है ना तापमान, ऐसा नहीं बोलते कि तापमान अभी क्या है, कितना डिग्री सेल्सियस है ना, गर्मी वगैरह, तो ये सब क्या मौसम है और जलवायु है, हम लोग रेगुलर बेसिस पे चेक करते हैं कैसा मौसम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में अक्सर होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पूर्व मानसूनी वर्षा कहा जाता है, संवहनी वर्षा कहा जाता है, पर्वतीय वर्षा कहा जाता है, या फिर चक्र वातीय वर्षा कहा जाता है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, पूर्व मानसूनी वर्षा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। भारत जैसे देश के लिए सिंचाई, है ना, सिंचाई, नौ संचालन एवं जल विद्युत निर्माण में निम्न में से किसका महत्व बहुत ज्यादा है? ठीक है, या तो विद्युत उत्पादन की बात कर ले, या फिर नौ संचालन यानी कि नाव चलाना, या फिर सिंचाई यानी खेतों में जो पानी देते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे अहम भूमिका किसका होता है? नदियों का होता है, उद्योगों का होता है, या फिर कृषि का होता है? इनमें से सभी। ये तो बच्चों वाला सवाल है, जैसे बाकी ऑप्शन कंफ्यूजिंग है ही नहीं। नदियाँ, पानी उद्योग से पानी या कृषि से पानी कैसे देंगे ना, सिंचाई, तो नदियाँ बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। या फिर जहाँ पे जल विद्युत भी लिखा हुआ है, तो जल नदियों से मिलती है, कृषि से उद्योग से तो मिलेगी नहीं, है ना। और यहाँ पर भी इनमें से सभी लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर भी इनमें से सभी नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे? नदियाँ बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके का बच्चों वाला क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें कंफ्यूजन सवाल, मतलब कंफ्यूजिंग क्या बोलते हैं, ऑप्शन से नहीं होगा, आप लोग उसको आराम से सही से टिक कर पाएंगे। बताइए, खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित निम्न में से कौन विश्व में सबसे ज्यादा औसत वर्षा प्राप्त करता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा खासी पहाड़ी कहाँ पे था? मेघालय में था, ठीक है। और अब यहाँ पे बोल रहा है कि सबसे ज्यादा, विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा, तो सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? आप सभी को पता है, कौन सा? क्या मानसिन राम है ना, चेरापूंजी है, या फिर गारो है, या फिर इनमें से कोई? सही उत्तर क्या होगा? मानसिन राम, है ना। मानसिन राम में सबसे विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा होती है, और मानसिन राम कहाँ पर? मेघालय में है, मेघालय राज्य में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। बताइए, वर्ष 2045 तक ना, वर्ष 2045 तक चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन बन सकता है ना। जनसंख्या की आबादी का अगर बात करें तो चीन को टक्कर दे सकता है, तो कौन दे सकता है टक्कर? क्या श्रीलंका दे सकता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश या भारत? कौन दे सकता है? ऑप्शन डी यानी भारत। भारत ही क्या है? भारत 2045 तक क्या, हमको लगता है अभी जनगणना अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन होगा तो लगता है कि अभी ही हम लोग पीछे छोड़ दिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। निम्नलिखित किस देश में सिर्फ शासक दल ही चुनाव लड़ सकता है? कौन सा देश है जहां पे सिर्फ शासक, जो यानी कि जो शासक है ना, वही सिर्फ चुनाव लड़ सकता है? फ्रांस में, मैक्सिको में, अमेरिका में, जर्मनी में? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? मैक्सिको में। मैक्सिको में क्या है कि एक बार जो शासक बन गया बस वही बार बार जीतते जा रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पाकिस्तान में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अनुसार कौन राष्ट्रीय और प्रांतीय, है ना, असेंबलियों को भंग कर सकता है? यानी कि
लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर करने का मतलब जो पाकिस्तान का कानून है उसके अनुसार कौन कर सकता है भंग, किसका? राष्ट्र और प्रांतीय असेंबलियों को कौन कर सकता है? संघीय मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, है ना, राष्ट्रपति या फिर पाकिस्तान की सेना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? संविधान के अनुसार राष्ट्रपति कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। विश्व के किस देश में, है ना, विश्व के किस देश में 1958 से 61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक का सबसे भयावह अकाल है? कौन सा है? भारत है, मेक्सिको है, चीन है या फिर जिम्बाब्वे है? ठीक है, तो चीन बिल्कुल करेक्ट होगा। चीन में बहुत ही भयावह अकाल पड़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। किस प्रकार की व्यवस्था, है ना, किस प्रकार की व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर ही निर्भर करता है? यानी सभी नागरिक सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। किस प्रकार की व्यवस्था में? लोकतांत्रिक व्यवस्था में, राजशाही में, तानाशाही में या फिर इनमें से सभी? यहाँ पे इनमें से सभी, लेकिन इनमें से सभी नहीं होगा, लोकतांत्रिक होगा, है ना। लोकतंत्र क्या हो? जनता का शासन होता है, जनता के द्वारा शासन चलाया जाता है, यानी कि इसमें जनता का भागीदारी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना। तो नागरिकों का सक्रिय भागीदारी होना जरूरी है लोकतंत्र। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। निम्न में से कौन सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार है ना? यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से बताइए सरकार के जो अधिकारों उसकी सीमा तय करता है और नागरिकों का भी अधिकार तय करता है। क्या वो न्यायपालिका है, सांसद है, राष्ट्रपति है या संविधान है? तो सही उत्तर क्या होगा? संविधान। ऑप्शन डी संविधान बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। संविधान में ही सभी का अधिकार लिखे हुए, चाहे राज्यों के क्या बोलते हैं, राज्य या केंद्र का शक्ति हो या फिर जनता का अधिकार, है ना, संविधान में ही सब कुछ लिखा हुआ। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। बताइए भारत के संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? भारत के संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? संसद को कहा गया, प्रस्तावना को कहा गया, मौलिक अधिकार को कहा गया या फिर न्यायपालिका को कहा गया है? ये पहले ये क्वेश्चन बताया जा चुका है ना। तो किसको कहा गया? ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा गया। ठीक है, अगर आप लोग को मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बताइए लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को कौन सा अधिकार प्राप्त है ना? लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को कौन सा अधिकार प्राप्त है? अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार, चुनाव लड़कर प्रतिनिधि बनाने का अधिकार या बनने का अधिकार, या फिर अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार, या फिर इनमें से सभी। यहाँ पे इनमें से सभी दिख रहा, तो यही उत्तर होगा, बिल्कुल करेक्ट, यही उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में सब अधिकार आपको मिलते हैं कि नहीं मिलते? भारत भी क्या एक लोकतांत्रिक देश है, तो क्या हमें मताधिकार यानी कि वोटिंग करने का, हम लोग वोट करते हैं, है ना। आप लोग का 18 साल नहीं हुआ है, ठीक है, जिसका 18 साल वो वोट कर सकता है। ठीक है, चुनाव लड़कर प्रतिनिधि बनने का, है ना, यानी कोई भी इंसान प्रतिनिधि बन सकता है, चुनाव लड़ सकता है, मिलता है अधिकार, है ना। विचारों को व्यक्त करना, क्या आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? ठीक है, संविधान बनाया जा रहा था तो संविधान सभा के जो सदस्य थे इसमें से कौन नहीं थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो महात्मा गांधी नहीं थे, है ना, महात्मा गांधी नहीं थे। हालांकि इसके विचार इस संविधान में अच्छा खासा देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सांसद कहा जाता है, राष्ट्रपति भवन कहा जाता है, प्रधानमंत्री कार्यालय कहा जाता है या फिर सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ध्यान, निर्वाचित यानी कि जिसको चुना गया। तो जिन प्रतिनिधियों को चुनाव जो जीत जाते हैं उसको हम लोग सांसद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांसद, है ना। तो इसके सभा को, इन प्रतिनिधियों के सभा को, राष्ट्रीय सभा को हम लोग सांसद बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। बताइए सांसद का अधिकार निम्न में से क्या होता है? जो सांसद जो भी बनते हैं, जिसको हम लोग सांसद बनाते हैं, है ना, तो उसका अधिकार क्या है? क्या वो नए कानून बना सकती है या फिर मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती है, मौजूदा कानून को खत्म कर सकती है या फिर इनमें से सभी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इनमें से सभी। क्या ये सब कर सकती है? बिल्कुल। जो सांसद होती है ना, पार्लियामेंट हो गया, मतलब लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, यहाँ पे हमारा कानून पास होता है ना, नया कानून भी बनाया जा सकता है, जो मौजूदा कानून उसमें
कुछ भी संशोधन यानी कि उसमें कुछ बदलाव करना तो वो कर सकती है। उसके अलावा मौजूदा कानून को खत्म भी कर सकती है, अगर कोई कानून उसको पूरी तरह से खत्म कर सकती है। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बताइए पालमपुर गांव में अधिकांश ना, पालमपुर गांव यानी कि हम लोग इकोनॉमिक्स के सवाल में पहुंच चुके हैं। पालमपुर गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी जो उच्च जाति के हैं, वहां कितने परिवार निवास करते हैं? 40 है, 80 है, 60 है या फिर 100? इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन 20, 80 परिवार निवास करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के गांव में उत्पादन की प्रमुख गतिविधि, भारत के गांव में उत्पादन की प्रमुख गतिविधि किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? जो भारत के गांव में, उसमें कृषि को, खनन को, मत्स्य पालन को या फिर दूध उत्पादन को, किसको? यानी कृषि को माना जाता है। यानी कि अभी भी भारत में जो ज्यादातर लोग हैं वो कृषि कार्यों में ही लगे हुए हैं। ठीक है, तो कृषि बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। ठीक है, अगर आप लोग को और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस चाहिए है ना, आप लोग को अच्छे से तैयारी वगैरह करना है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। उसके अलावा जितने ये सब जो पीडीएफ है, और भी बहुत सारे पीडीएफ सैंपल पेपर्स वगैरह, वो हमारा एक जो नया कोर्स आया है उसके अंदर मिल रहा है ना, जीरो टू हीरो। आप लोग ऐप को डाउनलोड करके उसे आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बताइए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में दूध के बाद दूसरी आवश्यकता किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? ठीक है, वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में जो भूमि सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भूमि के बाद दूसरा नंबर पे कौन आता है? पूंजी आता है, खनन आता है, श्रम आता है या फिर संगठन आता है? तो भूमि के बाद श्रम आता है ना। जमीन रहेगा, मजदूर रहेगा, उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद बाकी दूसरी चीजों की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन से यहाँ पे क्या है, बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हम लोग। जब औजारों, मशीनों और भवनों, है ना, जो औजार होता है, ठीक है, या मशीन होता है या भवन होता है, भवनों, ठीक है, तब इनका उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है। ठीक है, इन सब का एक बार खरीद लिए तो बहुत सालों तक इसका उत्पादन हम लोग क्या कर सकते, प्रयोग कर सकते हैं। तो इन्हें किस प्रकार की पूंजी कहा जाता है? यानी कार्यशील पूंजी कहा जाता है, स्थायी पूंजी कहा जाता है, सहायक पूंजी कहा जाता है, बहुउपयोगी पूंजी कहा जाता है? इसका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट होगा, स्थायी पूंजी कहा जाता है। एक बार खरीद लिए, स्थायी पूंजी, है ना, तो उसके बाद फिर आप लोग को सालों साल ये चलेगा। ठीक है, कार्यशील पूंजी क्या होता है? जैसे कच्चा माल वगैरह हो गया, है ना, या फिर मजदूर वगैरह हो गया, ये सब है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पालमपुर गांव के पालमपुर गांव के किसान पशुओं के चारे के प्रयोग के लिए किस मौसम में ज्वार और बाजरा का उत्पादन करते हैं? किस मौसम में करते हैं? वर्षा ऋतु में करते हैं, शरद ऋतु में करते हैं, ग्रीष्म ऋतु में करते हैं, बसंत ऋतु में करते हैं? हम सभी को पता है किसमें, वर्षा ऋतु में करते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। मानव संसाधन में, ठीक है, मानव संसाधन में निवेश में भविष्य में किस प्रकार का प्रतिफल प्राप्त होता है? यानी कि मानव संसाधन में हम लोग निवेश करेंगे तो किस में निवेश करें? शिक्षा में, चिकित्सा में। यानी कि इंसान, जैसे हम सभी क्या है, हम सभी मानव संसाधन है। अगर हमारे पास शिक्षा होगा, ठीक है, हमारे पास चिकित्सा होगा, यानी हमारे पास स्वास्थ्य वगैरह भी अच्छा होगा। ठीक है, तो अगर इस सब में सरकार इन्वेस्ट करती है, ठीक है, हमारे शिक्षा वगैरह बढ़ाती है, तो भविष्य में क्या प्रतिफल मिलेगा? निम्न मिलेगा, उच्च मिलेगा, मध्यम मिलेगा या फिर सामान्य मिलेगा? तो उच्च मिलेगा, इसका अच्छा प्रतिफल मिलेगा ना, अच्छा फल मिलेगा। यानी कि फिर हम ही लोग क्या कर सकते हैं, देश का विकास करेंगे। अभी आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप ही लोग ना फिर देश का विकास करेंगे। अगर शिक्षा आप लोग का नहीं मिलेगा तो ये हम लोग को प्रतिफल बहुत ही कम मिलेगा, यानी कि क्या बोलते हैं, विकास वगैरह उतना अच्छा से होगा नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। पता है शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा, है ना, अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं। ठीक है, अधिक निवेश करते हैं जो पढ़े लिखे माँ बाप होते हैं, क्योंकि उन्हें स्वयं भी निम्न में से किसके महत्व को अनुभव किया होगा? किसके महत्व को अनुभव किया होगा? यानी कि वो किसके महत्व को समझते हैं? शिक्षा के महत्व को, स्वास्थ्य के महत्व को, चिकित्सा के महत्व को, भोजन के महत्व को। शिक्षा पर खर्चा कर रही है तो शिक्षा के महत्व को समझते हैं, इसलिए कर रही है ना, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। भारत में लगभग 26 करोड़ की जनसंख्या, ठीक है, बताइए भारत में लगभग 26 करोड़ की जनसंख्या क्या है? निर्धन है, कुपोषण के शिकार हैं, निरक्षर हैं, इनमें से सभी। यहाँ पे इनमें से सभी है, लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा? निर्धन है ना, निर्धन यानी कि गरीब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग का ज्यादातर क्वेश्चन सही हो रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत की सबसे कठिन, है ना, भारत की सबसे कठिन सामाजिक आर्थिक समस्या क्या है?
बहुत सारी समस्याएं, लेकिन क्या है इसमें से क्या है, औद्योगिक पिछड़ापन, आर्थिक विषमता, खाद्यान्न की कमी या निर्धनता। ठीक है, तो ये भारत में क्या है, सामाजिक आर्थिक समस्या, ये आर्थिक विषमता भी है ना, अमीर और गरीब के बीच डिफरेंस काफी बढ़ गया, निर्धनता भी है, लेकिन यहाँ इसमें से एक टिक करना है, ऑप्शन डी टिक करेंगे, निर्धनता काफी ज्यादा बहुत ही बड़ी समस्या है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ, और ये सबसे आखिरी क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को और भी क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ और भी वीडियो चाहिए। ठीक है, तो आपके कमेंट करने से क्या होगा, हम लोग पढ़ेंगे और फिर और भी अच्छे तरीके से और भी वीडियोस आएंगे आप लोग के लिए, है ना। निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है, कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता क्वालिटी को बढ़ाएगा, साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य, कौशल निर्माण, या फिर इनमें से सभी। इनमें से सभी यहाँ पे दिख रहा है तो इनमें से सभी यहाँ पे टिक करेंगे। लेकिन यहाँ पे पढ़े, देखिए क्या लिखा हुआ है, साक्षरता दर, यानी कि पढ़े लिखे लोग, है ना। अगर जनसंख्या पढ़े लिखेगी तो उसका क्वालिटी बढ़ेगी, देश की भी क्वालिटी बढ़ेगी, है ना। लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, वो काम अच्छा करेंगे तो क्वालिटी बढ़ेगी, गुणवत्ता बढ़ेगी, है ना। कौशल निर्माण, यानी कि लोगों का स्किल वगैरह अच्छा होगा। स्किल मतलब कोई स्किल हो सकता है, जैसे कुछ बनाना, कोई इंजीनियर के पास क्या होता है, स्किल होता है, तो वो कौशल निर्माण होगा, तो इससे भी क्या होगा, जनसंख्या की गुणवत्ता बढ़ेगी। तो उनमें से सभी ऑप्शन डी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। अब आप लोग बताइए कि कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों का कितना सही हुआ। देखिए यहाँ पे गलत उत्तर किया है ना, इसको पता होता कम से कम, कि नहीं पता है तो ऑल ऑफ द एबव टिक करना है, तो ये ऑल ऑफ द एबव टिक किया होता तो ये इसका सही हुआ होता है ना, इसने गलत टिक किया। ठीक है, चलिए आप लोग तो काफ़ी चालाक है कि आपने मिशन 2 को सब्सक्राइब किया हुआ है। इस तरीके से आप लोग को बहुत सारे अच्छे अच्छे भी टिप्स वगैरह मिलते रहेंगे बीच बीच में। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि और भी वीडियो चाहिए आप लोग को नहीं। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।